गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पोन्ड इकोसिस्टम के बारे में। हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को दो टाइप्स में बांटा था। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा साल्ट वाटर या मरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम आगे फिर से दो टाइप्स में बांट देते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम में हम लेक इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं और आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे पोन्ड इकोसिस्टम के बारे में। पोन्ड इकोसिस्टम ये नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज एनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, जो कि या तो नेचुरल होती है या फिर इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। इसे हम लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है वो एक स्थान पर ठहरा हुआ पाया जाता है। ए पोन्ड इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। इसको हम 3 तरह से हम इसके मेन जो फीचर्स है बता सकते हैं कि एक क्लोज्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए बॉडी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्लोज्ड कम्युनिटी है क्योंकि जो पोन्ड इकोसिस्टम है वो एनक्लोज्ड होता है। एन एनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर दैट हाउसेज न्यूमरस डिफरेंट क्रिएचर्स। और इस पोन्ड इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। A biological system that includes water and plant and animal life interacting with each other। इस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि पानी में पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोन्ड्स। अब ये पोन्ड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। Ponds can come in many different forms and they all have their own differentiating characteristics। कई तरह के हो सकते हैं। इन्हें हम बांट सकते हैं साल्ट पोन्ड्स, गार्डन पोन्ड्स, फ्रेश वाटर पूल्स, वर्नल पूल्स एंड अंडरग्राउंड पोन्ड्स। आइए देखते हैं किस बेसिस पे इन्हें बांटा गया है। पहली टाइप है साल्ट पोन्ड्स। तो नाम से स्पष्ट है कि इनमें साल्ट घुले रहते हैं। ये ब्रैकिश वाटर पूल्स भी या पोन्ड्स भी कहलाते हैं। तो जनरली ये समुद्र तट के किनारे पर जो वाटर लॉक्ड ग्राउंड सरफेसेस होती हैं, क्रिएचर्स होती हैं, वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। तो इनमें साल्ट्स काफ़ी मात्रा में घुले होते हैं। इनको रॉकी एरियाज बीच के पास में वहाँ पर भी देखा जा सकता है, तो तब हम इसे रॉक पूल्स कह देते हैं। तो ये साल्ट पोन्ड्स नाम से स्पष्ट है, साल्ट्स घुले रहते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? या तो ये ओशंस के जो निकटवर्ती एरियाज हैं जहाँ पर वाटर लॉक्ड जो ग्राउंड क्रिएचर्स बन जाती हैं वहाँ पर ये साल्ट पोन्ड्स स्थित होते हैं, या फिर ये रॉकी एरियाज जो होते हैं बीच के पास में वहाँ पर भी इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह के पोन्ड्स को हम साल्ट पोन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है गार्डन पोन्ड्स। तो आपने गार्डन पोन्ड्स बहुत सुंदर सुंदर जो आर्टिफिशियली क्रिएचर्ड होते हैं या गार्डन पोन्ड्स देखे होंगे। इन गार्डन पोन्ड्स में वर्ल्ड में पाए जाने वाली डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एनिमल जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। ये गार्डन पोन्ड्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड पोन्ड्स होते हैं। थर्ड है फ्रेश वाटर पूल्स। तो ये कहीं भी बन जाते हैं रेनफॉल के दौरान। जब बारिश होती है तो इनलैंड फॉर्मेशन होती हैं और पानी इकट्ठा हो जाता है। ये दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू ए डिप्रेशन इन द ग्राउंड। इसके अलावा रिवर्स के द्वारा बहाकर लाए जाने वाला पानी जो कि डिप्रेशंस में इकट्ठा हो जाता है, उसके द्वारा भी इनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो फ्रेश वाटर पूल्स का फॉर्मेशन जनरली रेनी सीजन के द्वारा होता है, या फिर रिवर के द्वारा बहाकर लाए जाने वाले पानी के इकट्ठा होने से इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मछलियाँ, कई तरह के बर्ड्स, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस और डिफरेंट टाइप की जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती है। ये हम पिक्चर में देख रहे हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड। नेक्स्ट है वर्नल पॉन्ड पूल्स या पॉन्ड्स। वर्नल पूल्स आर सीजनल पॉन्ड्स। तो ये सीजनल पॉन्ड है, ये भी रेनी सीजन में ही बनते हैं। जब रेनफॉल बहुत अधिक होती है उस समय इनका फॉर्मेशन होता है, बाकी सीजन के दौरान ये ड्राई रहते हैं। तो इसलिए ये सीजनल पॉन्ड्स या इन्हें एफिमरल पूल्स भी कहा जाता है, यानी बहुत थोड़े समय तक इनका फॉर्मेशन रहता है। जैसे ही ड्राई कंडीशन आती है तब ये सूख जाते हैं।
तो इन्हें वर्नल पूल्स को सीजनल पोन्स भी कह सकते हैं या इन्हें एफिमरल पूल्स भी कहा जाता है। दे फॉर्म इन डिप्रेशंस इन द ग्राउंड बट ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन द रेनफॉल इज हैवीएस्ट। तो ये डिप्रेशंस है ग्राउंड में, जैसे कि पिछला हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर की तरह, लेकिन केवल कुछ ही देर के लिए बनते हैं, कुछ ही समय के लिए बनते हैं जब रेनफॉल बहुत ही अधिक हैवी होती है। As a result, they will attract certain types of animals and birds that are in need of a drink whenever they appear, and at other times of the year will be relatively deserted. तो ये जब बारिश होती है उस समय इनका क्रिएशन होता है, तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, बर्ड्स को ये अट्रैक्ट करते हैं, और बाकी इस समय जो है वे डेजर्टेड रहते हैं, यानी सूखे पड़े रहते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डेजर्ट के अंदर सीजनल ओएसिस का फॉर्मेशन। These types of pond ecosystems are sometimes referred to as ephemeral pools as well, to reflect the fact that they only exist at certain times of year. तो बहुत छोटे समय के लिए या बहुत थोड़े समय के लिए इनका फॉर्मेशन रहता है। इन्हें वर्नल पूल्स, सीजनल पोन्ड्स या एफिमरल पूल्स भी कहा जाता है। ये इसमें हम देख रहे हैं कि बारिश के दौरान जो डिप्रेशन है उसमें पानी इकट्ठा हो गया है, ये वर्नल पूल कहलाते हैं। Then underground ponds. Ponds can also form underground in the rocky environment of caves. जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर रॉक्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर इन अंडरग्राउंड पोन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं चट्टानों के बीच में जो स्थान है पानी से भरा है, तो ये अंडरग्राउंड पोन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। Here a surprising amount of life can be found, including fish, different bacteria like lichens and so on. तो हम 5 टाइप में पोन्ड्स को बांट देते हैं। हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, साल्ट पोन्ड्स, गार्डन पोन्ड्स, फ्रेश वाटर पूल्स, वर्नल पूल्स एंड अंडरग्राउंड पोन्ड्स। तो ये टाइप्स ऑफ पोन्ड्स कहलाती हैं। अब इस पोन्ड इकोसिस्टम को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? हम इकोसिस्टम पहले बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, और ये यही रीज़न था कि बेसिक जो फंडामेंटल इसका इकोसिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम को के 2 कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट पोन्ड में कौन से होते हैं, कौन कौन से जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसे अधिक प्रभावित करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में इसमें कौन प्रोड्यूसर्स हैं, किस तरह के इसमें कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। तो ये हम लेक इकोसिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। लगभग मिलते जुलते जो प्रोड्यूसर्स और जो जोनेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है, वो यहाँ भी पाया जाता है। तो जस्ट फॉर रिमाइंडर या रिपीट करने के लिए हम यहाँ इसको इंक्लूड करते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पर लाइट, टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड O2, कार्बन डाइऑक्साइड, pH ऑफ वाटर, टर्बिडिटी, मिनरल्स, ये सब पोन्ड्स के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। हम इसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं, फिर हमने इसे लेक्स में पढ़ा था, और अब ये पोन्ड में भी यही जो फैक्टर्स हैं वो इसे प्रभावित करते हैं। तो पोन्ड में हम जोनेशन देखते हैं, जैसा कि हमने लेक्स में देखा था। तो जो डीप पोन्ड्स होते हैं उनमें जो जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। तो जोनेशन लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन में हम इसे बांट सकते हैं, जैसा हम लेक में भी पढ़ चुके हैं। लिटोरल जोन जो इसके किनारे के आसपास होता है, पोन्ड के किनारे के आसपास जो पाया जाने वाला जोन है वो लिटोरल जोन कहलाता है। फिर उससे कुछ डीप लिम्नेटिक जोन पाया जाता है, और जो गहराई में है तब ये प्रोफंडल जोन कहलाता है। इसी तरह से थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हम लेक्स में तो इसे क्लियर कट पढ़ चुके हैं कि 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियन। एपिलिम्नियन में वार्म वाटर रहता है, क्योंकि तालाब के अंदर यदि आपने कभी उसके अंदर स्विमिंग करी हो, तो जैसे ही आप एंटर करते हो तालाब के अंदर स्विम करने के लिए, तो आपकी जो बैली है वो फील करती है कि वार्म वाटर है, और जबकि आपके जो फीट होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर का एहसास कराते हैं। तो ये थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन को शो करता है। एपिलिम्नियन में वार्म वाटर होता है सरफेस पर, और जो बीच की लेयर है ये बहुत ही थिन लेयर होती है, थर्मोक्लाइन कहलाती है, और जो लोअर लेयर है हाइपोलिम्नियन कहलाती है, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो डिटेल में हम इसे पूर्व में भी पढ़ चुके हैं।
इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन, ये सब इनका स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई दे रहा है पॉन्ड वाटर के अंदर। तो यहाँ सरफेस से जब बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस की रेट और ऑक्सीजन लेवल, साथ ही पानी का जो तापमान है, इन सब में कमी आती है। तो ये सब जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ते हैं, लाइट इंटेंसिटी हम जोन्स देख चुके हैं, जो डीपर जोन है वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी सरफेस के पास ही अधिक होती है, लाइट आवश्यक है इसके लिए। ऑक्सीजन लेवल है वो भी डिजोल्व O2 है, वो डीपर लेयर में कम होती चली जाती है, डिप्लीटेड हो जाता है वो एरिया। और इसी के साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी जो सरफेस एरिया है वहाँ पर अधिक होता है, और जैसे जैसे हम नीचे परतों की तरफ जाते हैं, बॉटम की तरफ जाते हैं तालाब में, तब पानी का टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये डीप जो पोन्स जो हैं उनमें देखा जा सकता है क्लियर कट। यहाँ इस पिक्चर में हम देख रहे हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, यानी पानी के अंदर जो टर्बिडिटी है वो क्या है, दूसरे जो पोल्यूटेंट्स उसमें घुले हुए हैं, पानी कितना स्वच्छ है, ये हम एक सैची डिस्क एक्सपेरिमेंट के द्वारा करते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सैची डिस्क के द्वारा हम जो वाटर है उसकी ट्रांसपेरेंसी ज्ञात करते हैं। तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट इसमें है 5 to 20 सेंटीमीटर तक ही गहराई तक ये पानी साफ है, बाद में ये गंदला है, उसके बाद 20 to 30 सेंटीमीटर, फिर 40 to 70 एंड देन 100 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा कितनी है, फाइटोप्लैंक्टन्स किस मात्रा में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर ये हम ट्रांसपेरेंसी इसकी शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इनमें फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाता है, और इस तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो भी कम होती चली जाती है। पॉन्ड इकोसिस्टम में हमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों के ही बारे में बताया गया है। तो हम एबायोटिक फैक्टर लाइट, हीट, वाटर, मिनरल्स, इन सब में बांट सकते हैं। बायोटिक फैक्टर्स को हम बांटते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स में। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये जनरली फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और दूसरे जो जलीय पादप हैं, मैक्रोफाइट्स जिन्हें कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स जिसमें इंक्लूड करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो फाइट्स होते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक भी कह देते हैं, और इसके साथ ही मैक्रोफाइट्स जिसमें डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोफाइट्स है, हम पढ़ चुके हैं पूर्व में हाइड्रोफाइट्स को भी डिटेल में। यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और अमर्जेंट तीनों ही टाइप के जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का फॉर्मेशन करते हैं। कंज्यूमर्स को फिर हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में बांट सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जनरली जू प्लैंक्टन होते हैं, प्रोटोजोआ, क्रस्टेशिया, इनसे संबंधित जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में इनको खाने वाले जो इंसेक्ट्स लार्वी होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स बनाते हैं, छोटे साइज की मछलियां भी इसमें हो सकती हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स में हम फिशेस, लार्ज फिशेस जो हैं उनको शामिल करते हैं। डीकम्पोजर्स में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम पॉन्ड इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में बांट सकते हैं। प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन में जनरली ये एल्गी के सदस्य होते हैं, शैवाल होते हैं। इस शैवाल में हम देखते हैं कि क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी के सदस्य पाए जाते हैं। ये माइन्यूट, फ्लोटिंग या फिर सस्पेंडेड लोअर प्लांट्स होते हैं। तो यूलोथ्रिक्स, जिग्नीमा, क्लेडोफोरा, वोलवॉक्स, डायटम्स, ये फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। मैक्रोफाइट्स के रूप में इनमें रूटेड लार्जर प्लांट्स हो सकते हैं। ये पार्टली या फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं, एमर्जेंट हो सकते हैं। जो हाइड्रोफाइट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनमें ट्रापा, टाइफा, पोटेमोजिटोन, हाइड्रिला, निम्फिया, निलम्बू, वेलिस्नेरिया, ये सब मैक्रोफाइट्स बनाते हैं। इनके साथ ही कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जैसे अजोला, वोल्फिया, सल्विनिया, इकोर्निया, लेमना, ये भी पॉन्ड इकोसिस्टम में
पाए जाते हैं। तो ये सब प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। देन कंज्यूमर्स, तो पोन्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? टैडपोल लार्वे ऑफ फ्रॉग्स, फिशेस एंड अदर एनिमल्स विच कंज्यूम ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी एज देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट्स और एल्गी को फूड के रूप में खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इनमें शामिल होते हैं लार्वी, किस किस के? फ्रॉग के हो सकते हैं, फिशेस के हो सकते हैं, और दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लार्वे भी हो सकते हैं। These herbivores aquatic animal are the food of secondary consumers। अब इन herbivores को फिर आगे कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं, जिन्हें हम secondary and tertiary consumers कह देते हैं। फ्रॉग्स, बिग फिशेस, वाटर स्नेक्स, क्रैब्स, ये सब इनको खाने वाले कार्निवोर्स होते हैं। इन द पॉन्ड बिसाइड द सेकेंडरी कंज्यूमर देयर आर कंज्यूमर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। इसके अलावा टर्टल्स, वाटर बर्ड्स भी इनमें हो सकते हैं। तो अब इन कंज्यूमर्स को हम फिर डिवाइड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन है? जू प्लैंकटन। जनरली ये रोटिफर्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जो एसोसिएटेड विद लिविंग प्लांट्स, डेट्रीवोर्स एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेंथोस भी होते हैं, यानी जो तली में पाए जाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये किसको खाते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करते हैं, और इसी तरह से दूसरे सूक्ष्म जीव वो भी वहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाते हैं, एक तो जू प्लैंकटन और दूसरा बेंथोस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो इसमें जनरली इंसेक्ट्स एंड छोटी साइज की जो फिश होती हैं वो शामिल होती हैं। तो बीटल्स और जो फिशेस, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। Tertiary consumers, these are some large fish as game fish, turtles, which feed on small fish and thus become tertiary consumers। तो जो तृतीयक उपभोक्ता है उसमें हम सम्मिलित करते हैं बड़े साइज की फिशेज जैसे कि गेम फिश, टर्टल, कछुआ, ये सब टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। देन डीकम्पोजर्स, तो हम डीकम्पोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं, लेकिन इसके साथ ही डीकम्पोजर्स में फंजाई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये डीकम्पोजर्स जो एनिमल्स और प्लांट्स, इनकी डेथ होने के बाद इनका अपघटन करने का काम करते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म्स में तोड़ देते हैं, जो कि वापस पोंड में घुल जाते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्हें फिर से काम में ले लेते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स। दे decompose dead organic matter of both producers and animal to simple forms. Chemical elements liberated by the decomposers are again utilized by the green plants in their nutrition, और they are chiefly bacteria and fungi। तो ये हम जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं इकोसिस्टम में, हम इसको पहले अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर डिकम्पोजर्स के बारे में लिख सकते हैं कि पूर्ण इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर्स है बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा बनाए जाते हैं। ये अपघटन करते हैं डेथ होने के बाद किसकी? फाइटोप्लैंक्टन्स और जो मैक्रोफाइट्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, इन सब की डेथ के बाद उनका अपघटन करने का काम डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। देन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पोन्ड इकोसिस्टम, ये तो हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी पोन्ड इकोसिस्टम की, जिसको हम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। अब इसका फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी इसमें फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होता है। दे आर द फूड चेन्स एंड फूड वेब फॉर्म्ड बाय बायोटिक कम्युनिटीज। तो ये इंटरेक्ट करती हैं फूड चेन और फूड वेब के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो फूड चेन दो तरह की हम पोन्ड इकोसिस्टम में देख सकते हैं। पहली कहलाती है प्रीडेटरी फूड चेन। यहाँ पर क्योंकि प्रीडेशन होता है, ग्रेजिंग नहीं है, तो हम इस फूड चेन को, जो हम जनरली दो टाइप की फूड चेन हमने पढ़ी थी, तो ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन नहीं कह करके हम इसे प्रीडेटरी फूड चेन कहते हैं, क्योंकि पोन्ड इकोसिस्टम में प्रीडेशन का काम किया जाता है। दिस फूड चेन स्टार्ट्स विद एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स। तो कोई भी फूड चेन है वो जो प्रीडेटरी है या ग्रेजिंग है, ये ग्रीन प्लांट से प्रारंभ होती है।
हुज सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। हम जानते हैं कि जो इसमें प्रोडक्शन या एसिमुलेशन का जो सोर्स है वो अल्टीमेट सोर्स सन होता है, और ये ऑटोट्रॉफ इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि फिर आगे हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है, और वहाँ से फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुँचती है। तो इस तरह की जो प्रीडेटरी जो फूड चेन है उसे प्रीडेटरी फूड चेन कहा जाता है। तो प्रीडेटरी फूड चेन पाई जाती है पॉन्ड इकोसिस्टम में, जो कि ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से ही प्रारंभ होती है। यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। तो इनमें फाइटोप्लैंक्टन्स का एक अहम रोल होता है प्रोड्यूसर्स के रूप में। तो प्रीडेटरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर शामिल होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मैक्रोफाइट्स, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इनके द्वारा ये स्टार्ट होती है। दूसरी फूड चेन कहलाती है इसमें डेट्रिटस फूड चेन। यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको डेट्रिटिवोर्स उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद में ये बैक्टीरिया या फंजाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके द्वारा इनको डिकम्पोज करने का काम किया जाता है। तो यहाँ आगे फिर इनको खाने वाले जो प्रेडेटरी और पैरासिटिक फॉर्म है वो इस पॉन्ड इकोसिस्टम में जनरली नहीं पाई जाती है। तो डेट्रिटस फूड चेन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये अपघटन करते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स का, और फिर उनको तोड़ करके इनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है तोड़ करके वापस फिर से सरल घटकों में बदल देते हैं। वेरियस फूड चेन्स which are interconnected with each other in different ways forming a network is called food web। तो अब इसमें फूड वेब, बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इन्हें इस एक नेटवर्क बनाती हैं। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। तो इसमें भी फूड वेब पॉन्ड इकोसिस्टम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड शो करते हैं जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो ये एक किसी फूड चेन में नंबर के, बायोमास के या एनर्जी को शो करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ पॉन्ड को भी हम 3 टाइप में बांट देते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर ये हमेशा पॉन्ड इकोसिस्टम में स्ट्रेट होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं वो काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर से बनता है, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी संख्या में होते हैं। इनको खाने वाले फिर जो हर्बीवोर्स हैं, फिर उसके बाद कार्निवोर्स हैं। तो हम देखते हैं कि जो इस पे लेवल हर ट्रॉफिक लेवल पर इनकी संख्या है वो कम होती चली जाती है। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं काफ़ी संख्या में हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स एंड जो अपेक्स पे पाए जाने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, इनकी संख्या हम लगातार इसमें देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग हो रही है। तो इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर जो है पॉन्ड इकोसिस्टम का वो हमेशा स्ट्रेट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये हमें ध्यान में रखना है। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास ये इन्वर्टेड होता है, यानी जो प्रोड्यूसर्स बनते हैं फाइटोप्लैंक्टन, बायोमास की यदि यहाँ पर गणना की जाए तो ये बायोमास में कम होते हैं। इस पर डिपेंड रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास कंपैरेटिवली अधिक होता है। इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास या जैव भार का जो पिरामिड है वो हमेशा इन्वर्टेड या उल्टा होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड हम सदैव इन्वर्टेड देखते हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड है वो सीधा होगा, जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है। एनर्जी का पिरामिड तो चाहे किसी भी इकोसिस्टम में देखिए वो सदैव स्ट्रेट होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स यहाँ पर लागू होते हैं। जब एनर्जी का प्रवाह एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर होता है तो यहाँ ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर हम देखते हैं कि जो ऊर्जा का स्तर है वो कम होता चला जाता है, इसलिए एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, जब उसको हमें डिटेल में स्टडी करना है तो हम उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो स्ट्रक्चर को हम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में बांटते हैं। एबायोटिक में हम देखते हैं कि कौन से इकोसिस्टम में कौन से फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो पोन्ड इकोसिस्टम में फैक्टर्स में हमें स्पेशली मेंशन करना है, यहाँ पर एक तो जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, लाइट एंड टेम्परेचर के बेस पे हम इसमें एक तो जोनेशन देखते हैं लाइट पेनिट्रेशन के बेस पर, और दूसरा जो टेम्परेचर है उसके बेस पर हम इसमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। इसके अलावा इसमें कितने मिनरल्स घुले हुए हैं, इसके अंदर ये जो एनर्जी फ्लो है वो किस टाइप का होता है, तो ये फंक्शन के अंदर हम फिर इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा टर्बिडिटी भी पोन्ड इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, और कई बार जब इसमें न्यूट्रिएंट्स बाहर से बहा करके डिपॉजिट कर दिए जाते हैं तब इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, इसमें एल्गल ब्लूम्स का निर्माण हो जाता है। ये जो पोन्ड हैं ये ऑक्सीजन डिप्लीटेड हो जाते हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और कई बार उनकी डेथ तक हो जाती है। तो डिजोल्व्ड O2 या इसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, इसके अलावा इसकी टर्बिडिटी, ये सब पोन्ड इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स को प्रभावित करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को हम बांट देते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में। तो प्रोड्यूसर्स हम देखते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन और मैक्रोफाइट्स बनाते हैं। कंज्यूमर्स में यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स में हम इन्हें बांट सकते हैं। जू प्लैंक्टन होते हैं, लार्वी होते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स और एनिमल्स के, और फिर उसके बाद उनको खाने वाली डिफरेंट लेवल पर छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं। और जो डिकम्पोजर्स हैं उनको हम बैक्टीरिया एंड फंजाई में बांट सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था पोन्ड इकोसिस्टम। एडवाइस फ्रॉम ए पोन्ड: बी क्लियर, लुक बीनीथ द surface, shore up friendships, take time to reflect, be full of life. Thank you.